इस बीच हमारे एक दर्शक हैं और ये सवाल बहुत ज़्यादा सामान्य तौर पर पूछा जाता है। इवन हम जब दिन में शेयर बाज़ार के शोज़ करते हैं उसमें भी इस तरह के सवाल काफ़ी आते हैं। मोहित जी पूछ रहे हैं, अभी म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं? एक मुश्त अगर पैसे हों तो क्या एक मुश्त पैसे लगाने चाहिए या फिर एसआईपी बेस्ट रूट है? ये एक ऐसा बेसिक सवाल है सर, ये बहुत सारे लोगों के मन में रहता है। कई बार तो चलिए ठीक है, एसआईपी रूट अच्छा होता है, बाज़ार की गिरावट में एवरेजिंग के लिए बेहतर रहता है, लेकिन मान लीजिए आपके पास पैसे पड़े हुए हैं तो भी क्या एसआईपी रूट के माध्यम से जाना बेटर रहेगा? क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, एसआईपी या फिर लमसम? देखिए अगेन यहाँ पर दो तीन कंसिडरेशंस होते हैं। सबसे बड़ा कंसिडरेशन होता है कि मार्केट की बनावट या मार्केट का फिलहाल का पोजीशनिंग कैसा है। तो अभी का जो मार्केट है, एंड सबसे बड़ा कंसिडरेशन वही है मेरे लिए, कि अभी का जो मार्केट है, जिस तरह का उतार चढ़ाव हम देख रहे हैं, डेली बेसिस पे जो वोलेटिलिटी देख रहे हैं, रात को कोई खबर छपती है और सुबह मार्केट का रुख बिल्कुल बदल जाता है। तो इस तरह के मार्केट में थोड़ा संभल कर चलना समझदारी होगा। मुझे लगता है कि अगर अभी आपके पास में एक मुश्त पैसा पड़ा भी है तो आप उसे अगले 6 महीने में स्टैगर कर कर एसटीपी अप्रोच के द्वारा, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान के साथ में बाजार में निवेश करिए। आप किसी अच्छे डेट फंड को चुनाव करिए, वहां से ग्रेजुअली अपने पैसे को इक्विटी फंड में मूव करिए। इसे सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान कहते हैं। और अगर एक मुश्त नहीं है तो आपको एसआईपी करना ही है। और मान लीजिए अगर कंडीशन ऐसा है कि मार्केट का स्वरूप सब कुछ अच्छा लग रहा है, तब फिर दूसरा कंडीशन ये आता है कि आपका आउटलुक कैसा है मार्केट को लेकर। अगर आपको लगता है कि मेरे को पैसा डालकर 10-20 साल के लिए भूलना है, जी। तब डेफिनेटली आप लमसम डाल सकते हैं। बट अदरवाइज मोस्टली एक एसआईपी एसटीपी स्टैगर्ड अप्रोच जो होती है वो ज्यादा काम कारगर सिद्ध होती है। अगर मार्केट थोड़ा भी वोलेटाइल है, थोड़ा ज्यादा अगर उसमें उतार चढ़ाव चल रहा है, तो फिर आप एसटीपी अप्रोच का ही सहारा लीजिए। अच्छा सर, बिल्कुल सही कहा आपने। और अब अगला प्रश्न ये है सर, स्मॉल कैप को लेकर के, कि अगर स्मॉल कैप फंड चुनना हो तो चुनने के लिए एक पैरामीटर क्या होनी चाहिए? क्योंकि बहुत लंबी फहरिस्त है स्मॉल कैप फंड्स की, और अभी हम रिटर्न दिखा रहे थे ज़्यादातर के काफ़ी अच्छे हैं। ऐसे में एक व्यक्ति जिसको कि पैसे लगाने हैं पहली बार, उसके मन में कन्फ्यूजन रहेगा कि आखिर में मैं इनमें से कौन सा फ़ंड चुनूँ। क्या, कैसे क्राइटेरिया क्या होता है, पैरामीटर्स क्या होने चाहिए जिससे आप सही स्मॉल कैप फंड को चुन सके? विपुल जी देखिए, अगर सब कुछ ही बता दिया जाए तो शायद हमारा जॉब भी ना रहे। बट देखिए, मोटा मोटी तौर पर जी। आपको सबसे पहले तो फंड के रिटर्न्स देखने हैं। पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स नहीं, बट रोलिंग रिटर्न्स देखने हैं आपको, पिछले 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल के। उसके बाद आपको उनको कंपेयर करना है बेंचमार्क से। बेंचमार्क हो गया यहाँ पर स्मॉल कैप 250 इंडेक्स, टीआरआई इंडेक्स। उसके बाद आपको उस रिटर्न्स को कंपेयर करना है पीयर ग्रुप के साथ में, और आपको ये देखना है कि फंड किस क्वार्टाइल में स्टैंड करता है। क्या कंसिस्टेंटली फंड क्वार्टाइल 1 में रहा है, क्या उसका परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली टॉप ग्रेड रहा है, या फिर काफी ज्यादा उतार चढ़ाव है। इसके अलावा आपको कुछ रिस्क रेशियोज देखने पड़ेंगे, जो कि सेबी, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि सेबी ने आजकल वो डेटा पब्लिश करना कंपलसरी कर दिया है कि फंड का जो रिस्क रिटर्न रेशियोज हैं, जैसे इंफॉर्मेशन रेशियो हो गया या शार्प रेशियो हो गया, वो कैसे लग रहे हैं। क्या वो बहुत ज्यादा रिस्क तो नहीं लग रहा सेम रिटर्न को डिलीवर करने के लिए। लिक्विडिटी रेशियोज कैसे हैं फंड के। अगर कल को कुछ हो जाता है तो स्ट्रेस्ड सिनेरियोज में फंड का पोर्टफोलियो 25 दिन में और 50 दिन में कितना लिक्विडेट हो सकता है। ये रेशियो है जो पब्लिश होते हैं, डेटा पूरा पब्लिश होता है, तो आपको ये सारा देखना पड़ेगा। उसके बाद कुछ दूसरे पैरामीटर्स की फंड का एयूएम कितना है, उसका एक्सपेंस रेशियो कितना है। स्मॉल कैप में बहुत बड़ा क्राइटेरिया हो जाता है। बहुत ज्यादा बड़ा एयूएम है तब भी दिक्कत है, मार्केट में इतनी गहराई नहीं है, इतना डेप्थ नहीं है कि आप उसे मैनेज कर पाए। बहुत छोटा एयूएम है तब भी थोड़ा रिस्की है, तो राइट साइज एयूएम का आपको देखना पड़ेगा। एक्सपेंस रेशियोज देखने पड़ेंगे। स्मॉल कैप फंड्स में अक्सर एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज्यादा होता है, उसको भी आपको देखना पड़ेगा। एंड आखिरी पॉइंट ये है कि फंड मैनेजर की काबिलियत, उनकी एबिलिटी, उनकी लॉन्जेविटी, उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है जो मैनेज कर रहे हैं आपका पैसा। क्या वो स्मॉल कैप कितने टाइम से मैनेज कर रहे हैं, कैसा मैनेज कर रहे हैं, मार्केट की साइकिल्स में उनका प्रदर्शन कैसा रहा है। तो बहुत सारे पैरामीटर्स आपको देखने पड़ते हैं, ठीक। और तब जाकर आप किसी अच्छे स्मॉल कैप फंड तक पहुंच पाते हैं। ये जितने चीज़ें आपने बताई हैं, मुझे लगता नहीं है कि हमारे दर्शक जो है वो उन चीज़ों को ढूंढ पाएंगे, देख पाएंगे, और उसके लिए आप जैसे विशेषज्ञ की ही आवश्यकता पड़ेगी। बिल्कुल आपने सही कहा। तो अच्छा, दो सवाल मेरे एक साथ हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन भी आ रहे हैं
कि सर 2-3 स्मॉल कैप फंड के उदाहरण दे दीजिए, एग्जांपल दे दीजिए, मुझे लगता है वो उनके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा बजाय इसके कि वो एक्सपेंस रेशियो और बाकी चीज़ों को देखें। तो अगर आप एग्जांपल दे सकें। और दूसरा, एएमसी कितना बड़ा रोल जो है वो प्ले करती है, क्या ये भी देखना चाहिए कि आप किस एएमसी में लगा रहे हैं, उसका उसकी ज़मीन पुरानी कैसी रही है, क्या ये भी ध्यान में रखना चाहिए? विपुल जी देखिए, एएमसी से ज्यादा मैं फंड मैनेजर को तवज्जो दूंगा यहाँ पर, कि जो फंड मैनेजर है वो उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, क्या उन्होंने स्मॉल कैप में पहले कुछ मैनेज किया है नहीं किया है, राइट। वो बहुत आवश्यक है, बिकॉज देखिए स्मॉल कैप मैनेज करना और लार्ज कैप या फ्लेक्सी कैप मैनेज करना बहुत अलग अलग साइंस है। स्मॉल कैप में 250 स्टॉक्स का या 250 से भी ज्यादा स्टॉक्स का यूनिवर्स है। आपके पास में अक्सर उन स्टॉक्स पे रिसर्च या कवरेज नहीं होता है, तो आप कितनी अच्छी तरह से मैनेजमेंट क्वालिटी, प्रमोटर की क्वालिटी समझ सकते हैं। एक बहुत ही अलग शैली होती है स्मॉल कैप को मैनेज करने की। तो वहां पर फंड मैनेजर का अनुभव, एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा काम करता है, तो वो देखना बहुत ज्यादा आवश्यक है। ठीक। तो ये तो बात रही। एएमसी शायद इतना मैटर नहीं करती, बट हाँ, कोई अच्छी स्टैंडिंग वाली बड़ी एएमसी होगी तब उनके पास में अच्छा रिसर्च टीम होता है और कवरेज अच्छा होता है, तो वो हेल्प करता है। इट इज अ एडिशनल पॉइंट। कुछ अच्छे फंड्स जो आपने बोला, देखिए उसके अंदर में फिलहाल के लिए अगर आप उससे पूछे तो बंधन स्मॉल कैप, इन्वेस्को स्मॉल कैप, ये 2-3 फंड काफी अच्छे लगते हैं हमें। इसके साथ साथ में लंबी ट्रैक रिकॉर्ड को अगर देखना है तो फ्रैंकलिन स्मॉलर कंपनीज फंड, डीएसपी स्मॉल कैप, ये फंड भी काफी ठीक है। बट जो पहले 2 नाम मैंने बताए वो फिलहाल काफी अच्छे हैं। ठीक है सर। इस बीच हमारे एक दर्शक की भी टिप्पणी ले लेते हैं, जो कि हमसे सवाल पूछ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि सर स्टेप अप एसआईपी के बारे में वो जानना चाहते हैं कि स्टेप अप एसआईपी कैसे करें। कई जगहों पर ये ऑप्शन जो है, म्यूचुअल फंड सेंटर, उन्होंने कुछ एक नाम लिए हुए हैं कि उसमें कई बार आता नहीं है ये ऑप्शन। तो इसके बारे में सर आप कुछ थोड़ा सा गाइड करेंगे हमारे दर्शकों को? एस एस यादव जी हैं, वो आपसे समझना चाह रहे हैं कि स्टेप अप एसआईपी जो है कितनी महत्वपूर्ण है, इसको कैसे करना चाहिए, कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए काफी सारे फंड हाउस तो ये ऑप्शन आपको दे देते हैं कि आप फॉर्म में ही भर दीजिए कि हर साल 5% से 10% से आपका एसआईपी स्टेप अप हो जाए। बट नहीं भी है तो ये मोर सेल्फ डिसिप्लिन का काम है विपुल जी। आपको, मुझे, निवेशक को ये देखना होगा कि हम कितनी बढ़ा सकते हैं एसआईपी। मान लीजिए मेरी सैलरी 15% से बढ़ी है, तो मैं स्टेप अप 5 का क्यों करूंगा, मैं 10 का कर सकता हूँ, 12 का कर सकता हूँ, पूरे 15 का कर सकता हूँ, राइट। और बिल्कुल। तो आप अगर उसे फ्लेक्सिबल भी रख सकते हैं, आप अपने आप से जो रकम आपकी जा रही है हर साल उसमें बस बढ़ोतरी कर दीजिए। जिस मात्रा में आपकी सैलरी या आपकी इनकम या आपकी आय बढ़ी है, उसी मात्रा में आप अपने स्कीम्स की एसआईपी को बढ़ाइए। डेफिनेटली उससे ज्यादा बढ़ा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट उतना तो डेफिनेटली बढ़ाना चाहिए। और ये स्टेप अप जो है ये सेल्फ डिसिप्लिन है। आप हर साल अपने पूरे पोर्टफोलियो का अवलोकन कीजिए, देखिए कितने की एसआईपी चल रही है, क्या ठीक है क्या गलत है, और जहां आपको ठीक लग रहा है वहां पर आप अपनी रकम को एक फिक्स परसेंटेज से डेफिनेटली बढ़ाइए, तो वो स्टेप अप हो गया। ठीक।